हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए पॉलिटी के रिवीजन लेकर के आए हैं। यदि आप यह पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन पॉलिटी से नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, संविधान सभा से उठाए हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुआ था? तो 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली लेबर पार्टी के थे। उद्देश्य था, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और इसके मेंबर थे पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टीफर्ड क्रिप्स। अगला है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई थी। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा हुआ? तो 1909 का अधिनियम है, मार्लो मिंटो एक्ट। मिंटो उस समय वायसराय थे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन है? तो लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सीतलवाड़। विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1934 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी। प्रथम विधि आयोग की स्थापना। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई और कौन अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। यही बाद में प्रस्तावना बनता है। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश के विभाजन हो जाने के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। इन्हें भारतीय संविधान में मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन की घोषणा किस दिन हुई थी? तो 3 जून 1947 को। इसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। संविधान सभा ने भारत का संविधान कब पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को। इस समय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी।
वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया संविधान सभा ने। संविधान सभा ने राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। अगला है, संविधान की प्रस्तावना। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया। संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर यह उसका भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं है। प्रस्तावना कानूनी तौर पर यानी संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान की समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केस में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ये बेरुबाड़ी केस था जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन हो सकता है। इसमें संशोधन भी हुआ है, 42वां संशोधन हुआ था, उसमें संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था। केशवानंद भारती केस में ही सर्वोच्च न्यायालय मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन 1976 में। इसी में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। और 2 प्रकार की समानता है: प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान कैसा है, तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नोट, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत का संविधान प्राधिकार अपना भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत के संविधान में संघीय शासन व्यवस्था का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है।
अब देखते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ब्रिटेन से लिया गया एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार और मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। दक्षिण अफ्रीका से लिया। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कुछ देख लेते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है प्रथम अनुसूची में। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। दूसरा अनुसूची में है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में है। द्वितीय अनुसूची में वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पांचवी अनुसूची में उल्लेख है। छठा अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के राजनीतिक क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा का उल्लेख है। संघ राज्य सूची एवं समवर्ती सूची भी सातवीं अनुसूची में है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची में इसमें भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 1992 ईस्वी 71वां संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुर, कोंकणी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया। 2003 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार इसमें 22 भाषाएं हो गई। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। यह भूमि सुधार से संबंधित है। वर्तमान में इस सूची में 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्य एवं उसके लिए 29 विषय का प्रावधान किए गए हैं। पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची।
12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्व शासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न कहता है, देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था, जिसके तहत जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था, हैदराबाद को रियासत को पुलिस कार्रवाई के आधार पर और जम्मू और कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति कर सकता है। इसकी स्थापना 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया। इसकी प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बैठक वर्ष में कम से कम 3 बार होता है। मनोनीत सदस्य 6 होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट स्तर के मंत्री इसके मनोनीत सदस्य होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद का। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा तथा विधान परिषद के चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग होगा। यह अनुच्छेद 324 में है उल्लेखित। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसका वेतन संचित निधि से मिलता है। वर्तमान में 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार डॉक्टर सुखविंदर सिंह सिंधु हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो ऑप्शन में होगा उसी को टिक मारिएगा। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 ईस्वी में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु उन्हें हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष से कम 62 वर्ष की उम्र होता है। भारत में लोक सेवा आयोग का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को लोक सेवा आयोग
लोक सेवाओं का जनक माना जाता है। भारत में लोक सेवा के जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कर्नवालिस को। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था। अनुच्छेद 243 में के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद पनघड़िया हैं। अगला है नीति आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्तावना के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान नाम दिया गया, इसे नीति आयोग कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नीति का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया हैं। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी आर सुब्रमण्यम हैं।